हम्म। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके एटम्स के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक शेल में, अब वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन के। तो इसके कारण उसका नेट डायपोल मोमेंट जो एटम का होता है वो हो जाता है 0। लेकिन जब इस एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है? डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, वो भी कैसा? इन द अपोजिट टू बी एक्सटर्नल। अब इसको समझ लेते हैं ये होता कैसे, इसकी फिजिक्स समझ लेते हैं, समझे? रुको रुको सर। हाँ करो। आगे बढ़े बेटा, रुको बोलोगे? सर। अरे यार जल्दी कराओ यार, जल्दी कराओ। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े ना। नहीं अरे, हो गया? हेलो, आगे बढ़े बेटा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी, अब समझते हैं इसकी फिजिक्स। ये कोई डायमैग्नेटिक एटम है और ये डायमैग्नेटिक एटम का एक न्यूक्लियस है ना, और इस पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल देने हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये जो कि इधर को जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो कि इधर को जा रहा है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन E1 नाम दे देते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन E2 नाम दे देते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू क्या था? Q/T डॉट पाई R स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी हो जाएगा। क्यों? जिसकी रफ्तार अधिक होगी उसका टाइम पीरियड कम होगा ना बेटा, वो तुरंत गोला कंप्लीट कर लेगा ना बेटा। समझ में आई बात? अब ध्यान दो कि अगर E1 की हम करंट की चर्चा करें तो E1 की करंट इस दिशा में मानी जाएगी। तो जब
E1 की करंट इस दिशा में मानी जाएगी। बात समझ आ रही है? तो अगर इसकी इस दिशा में, तो M1 जो है वो किधर को जा रहा है, जरा बताएं आप लोग। डायरेक्शन ऑफ M1 किधर को होगा? M1 का डायरेक्शन किधर को होगा? ऊपर हैं? ऊपर को। फिर से बताओ बेटा। जिधर को इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है। E1 किधर को जाएगा? E1 के कारण मैग्नेटिक मोमेंट अंदर को जाएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट अंदर को जाएगा। और अगर E2 की बात करें तो ये बाहर को आएगा। बात समझ कि नहीं? आप देख सकते हैं इसका करंट इधर माना जाएगा तो ये बाहर को आएगा। ये 2 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक। एज बोथ electrons are in same shell, तो एक ही शेल में होने के कारण क्या होगा? both have same speed and same time period। ठीक। तो यहां पे जो m टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2 इक्वल टू 0। वेक्टर लगा लो। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। नोट इट। आगे बढ़े। रुको सर आप। जल्दी करो, आज नहीं तो कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मान के चलो टिल टुमारो इट विल गेट फिनिश्ड। उसके बाद शुरू करेंगे EMI एंड AC। अब आगे बढ़े बेटा। नहीं यार कितना लेट लगाते हो यार तुम लोग नोट करने में। हमको लगता है प्रथमेश जानबूझ के करता है कि कम से कम पढ़ाई हो। नहीं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। अच्छा जल्दी कर।
हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस एटम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं। अब वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को दिया हमने, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। कुछ यूं। अब समझना कि होता क्या है खेल आखिर। तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ले ली और यहां पे हमने दूसरी इलेक्ट्रॉन ले ली। इस इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर को है और इस इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर को है। इलेक्ट्रॉन E1 और इलेक्ट्रॉन E2, करंट इधर माना जाएगा। जब हम इसकी एफबीडी की बात करते हैं तो इस पे देखो, एक तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा ही, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। जब इसकी चर्चा करते तो एक तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा ही, किसके कारण, जो न्यूक्लियस बना रहा होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब प्लस फोर्स मैग्नेटिक भी लगेगा, क्यों, क्योंकि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ एक्सटर्नल फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की चर्चा करी जाए तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पे इस दिशा में लगेगा, जो कि पहले भी लग रहा था, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था इसे। ठीक, और अगर इस पे चर्चा करी जाए तो इसकी भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर ही कहीं लगेगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दोनों पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही जगह लगना है, कोई अलग जगह नहीं लगना है। ठीक है ना? तो इस पे भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर को लग रहा है और इस पे भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर को ही लग रहा है, दोनों पे। अब चर्चा करते हैं फोर्स मैग्नेटिक। तो फोर्स मैग्नेटिक की अगर चर्चा करें तो देखते हैं फोर्स मैग्नेटिक किधर काम कर रहा है। तो V इसका इधर माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी इसका इधर माना जाएगा, V क्रॉस B। तो इस पे देखो फोर्स मैग्नेटिक जो है वो इस केस में इधर काम करेगा। और अगर इसकी चर्चा करी जाए तो फोर्स इसका करंट इधर माना जाए तो फोर्स, और इस पे तो इधर काम करेगा इसका फोर्स मैग्नेटिक। थोड़ा सा मोटा पेन ले लेते हैं, ज्यादा मोटा, और इस पे इसी दिशा में काम करेगा फोर्स मैग्नेटिक। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वन का सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया, रिड्यूसेस। अब वो कितना हो गया? अब सेंट्रीपिटल फोर्स इसका हो गया फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस फोर्स मैग्नेटिक। बात नहीं समझ आई? वहीं अगर इलेक्ट्रॉन 2 की अगर हम लोग चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन 2 की सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन 2 की जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है
वो आ रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक। दिख रहा है कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक आ रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं सबको बेटा? हेलो, दिख रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन 1। दिख रहा है कुछ? तो आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। बात समझ रही कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन 2 का v विल इंक्रीज, है ना, और इलेक्ट्रॉन 1 का v विल डिक्रीज। समझ में आई बात? नोट करो इस पॉइंट को विद अ फिगर, एफबीडी के साथ नोट करो। हम आ रहे हैं 1 मिनट में। राह गेलो ना।
नोट कर लिया बेटा? इसको भी नोट कर लो और इसको। कोई डाउट? नोट कर लिया? हाँ अब चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के और वी स्क्वायर के, और एम किसके प्रोपोर्शनल है? वी के। एम किसके प्रोपोर्शनल है? वी के। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा M2 होगा वो बड़ा हो गया किससे? M1 से। बात समझ आई? समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा M टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा? M2 माइनस M1। और किसके दिशा में? M2 के दिशा में। तो जरा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि M2 का दिशा किधर को था? M2 का दिशा किधर को था बेटा? बाहर। बाहर को। तो चूंकि M2 का दिशा बाहर को था तो M टोटल का भी दिशा किधर को आ जाएगा? ए बाहर को। और तुमने फील्ड किधर को दिया था? किधर को फील्ड दिया था? अंदर को। अंदर को। तो ये किधर को मैग्नेटाइज्ड हो गया? बाहर को मैग्नेटाइज्ड हुआ कि नहीं? हाँ अब इसकी मैकेनिज्म समझ में आई? हेलो पायल होलकर, हाँ सर। मैकेनिज्म समझ में आई? हाँ। तो इसकी राम कहानी लिखवाएं कि आगे बढ़े? राम कहानी मतलब समझते हो ना? एज वी इंड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज वगैरह वगैरह, ये सब लिखवाने की जरूरत है कि आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? तो इस तरह से ये क्या हुआ? अपोजिटली मैग्नेटाइज हो गया। है बेटा? आगे बढ़े? लिखा। क्या बोल रहे हैं? तू जो भी बोल रहा है प्रथमेश वो हम करने वाले नहीं है। प्रथमेश तू जो भी बोल रहा है वो हम करने वाले नहीं है। बस ऐसे ही अब फॉर्मेलिटी में पूछ लिया हमने। क्या बोल रहे बेटा? आगे बढ़े? हेलो। हाँ अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक्स की। लिख लीजिए। पैरामैग्नेटिक्स लिख लिया? अब इसकी एक एक प्रॉपर्टी लिखते चलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक्स का जो काई होता है वो 0 से 1 होता है। पॉइंट नंबर 1, पैरामैग्नेटिक्स का काई कहां से कहां होता है? 0 से 1।
ठीक है, तो इसकी म्यू आर कितनी हो जाएगी बेटा? म्यू आर कितनी होगी? एक से 2 हो जाएगी। क्यों? बस में आई कि नहीं? हाँ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 उसका क्या लिखाया था? ठीक उसके पैरेलल इसका भी हो जाएगा। इट गेट slightly magnetized in the direction of B external, है ना? अच्छा, चौथा पॉइंट उसका क्या लिखाया था बेटा? हमको नहीं याद है, जरा बोलो। जो जो पॉइंट थे उसी के रिवर्स लिखते चलेंगे। क्या था बेटा? एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल को छोड़ दो, बाद में लिखते हैं, याद करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट बताओ क्या था एग्जाम्पल के अलावा? वो सुपर पैरामैग्नेटिक हम्म, मटेरियल, परफेक्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिखना है आप। अच्छा, मेजर्स इफेक्ट के बारे में बताया था। चलो हाँ। सुनो, पर वो नेक्स्ट पॉइंट में, पहले तो वो चलो कोई परफेक्ट बात नहीं। डायमैग्नेटिक उसके बाद मटेरियल। याद रखना, it will get attracted from weaker B external to stronger direction वीकली। बहुत धीरे धीरे ये अट्रैक्ट होगा, किधर से? बी एक्सटर्नल के वीकर सेक्शन से स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन की तरफ। समझ आई बात? कोई डाउट? पांचवा पॉइंट इसमें नहीं आ पाएगा, इसके एग्जांपल्स लिख लो। एल्युमिनियम, पहला एग्जांपल लिख लो इसका, एल्युमिनियम। पांचवे में एग्जांपल आ जाते हैं। पहला हो गया एल्युमिनियम, दूसरा क्या होगा? सोडियम, तीसरा क्या होगा? कैल्शियम, चौथा ऑक्सीजन। कहां पे? एसटीपी पे। और उसके बाद 1 2 3 4 पांचवा कॉपर क्लोराइड। ठीक है, लिख लिया बेटा? आगे बढ़ें? रुको। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड। जल्दी करो। हो गया। हो गया? अब अगली इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि अगर ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है
तो ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखा जाएगा तो वो फील्ड लाइंस जो होंगी ये सीधी लकीरें हैं, नहीं बन पाएंगी हमसे फिलहाल, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी कुछ यूं ऐसे। समझ में आई बात? आपने देखा होगा फील्ड लाइंस उसमें रिपेल हो गई थी डायमैग्नेटिक में, लेकिन पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर है? कोई डाउट? नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। आगे बढ़े बेटा। ये हो गया, ये वाला पेज, ये वाला पेज हो गया। अब आगे बढ़े? बोल भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम इसके एटॉमिक बिहेवियर की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके it has at least one unpaired electron। इसके पास एटलीस्ट क्या होता है? it has at least one paired electron, which provide it net magnetic moment, जो कि इसे क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि therefore we can say that a single atom of paramagnetic has its magnetic moment and it is magnetized। ठीक है, एंड इट इज मैग्नेटाइज्ड। क्लियर है? कोई डाउट? फिगर बना के अगर समझाना चाहे तो समझ लेते हैं। तो कुछ ये बनेगा व्यवस्था इसका। ये न्यूक्लियस हो गया, कुछ ऐसा।
समझ में आई बात? नोट कर लें आप लोग। तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, ठीक है ना? डाउट? आगे बढ़े तो लिखो, हाँ इन अ ये गिवन, रह गया ये, पिछड़ो ना। लो जल्दी करो। हो गया। In a given sample of paramagnetic material, the atoms are placed together in bulk। ठीक है, अगर कोई हम सैंपल लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, तो उसमें सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं? एक साथ होंगे। जैसे लोहा है तो लोहा में कई सारे एटम्स होंगे ना, और वो सारे कैसे रखे होते हैं? एक बल्क में रखे होते हैं, ठीक है? तो ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, the atoms get randomly arranged and therefore net magnetization of the sample is what बेटा? ठीक, और कुछ इस तरह की बात बन जाएगी। देख रहे हैं सारे के सारे एटम जो हैं वो डाइपोल बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक थर्मल एक्साइटेशन के कारण वो रेंडमली अरेंज्ड है। तो रेंडमली अरेंज्ड होने के कारण उनका नेट मैग्नेटाइजेशन क्या है? बात सुनाई? डाउट? आगे बढ़े, जल्दी करो। थोड़ा सा ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, आगे बढ़े बेटा, एक मिनट सर। जल्दी करो।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब when the sample is placed in any external magnetic field, when the sample is placed in any external magnetic field, the atoms get aligned in the direction of B external and starts showing net magnetization. डाउट, आगे बढ़ते हैं। एज बी एक्सटर्नल increases, as B external increases, the alignment of atoms also increases. Therefore, we can say that its magnetization also increases। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। सर वो फर्स्ट लाइन में प्लेस के बाद क्या लिखा है? पढ़ के सुना देते हैं। When the sample is placed in any B external, placed in any B external, the atom get aligned in the direction of B external and starts showing net magnetization. As B external increases, alignments of the atom also increases. Therefore, we can say that its magnetization also increases। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे को बढ़े, सर लिखना है। जल्दी लिखो। हम फिर से बोल दे बेटा, मेरे स्पेलिंग को कॉपी मत करना, ठीक है? जो स्पेलिंग ना है बल्कि हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो at any certain value of V external, all the atoms get aligned. At any certain value of B external, all the atoms get aligned, and at this stage, the sample
get magnetized to its maximum value and it is known as saturation of magnetization. ठीक है? If we increase B external beyond this point, then magnetization will remain same. समझ में आई बात? हेलो हेलो समझ में आई बात सबको? हाँ आगे बढ़े हाँ पाठक? हाँ चलो अब इसी चीज को हम विद द हेल्प ऑफ फिगर समझने की कोशिश करेंगे। तो दो चार फिगर बना लेते हैं अलग अलग केसेस के। केस 1, केस 2, केस 3 एंड फाइनली इट्स अ केस 4। जरूरत पड़ेगी तो केस 5 भी बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें सारे के सारे डाइपोल्स क्या हैं? रैंडमली अरेंज्ड हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हमने इसको बी एक्सटर्नल दे दिया, एक बी एक्सटर्नल दिया हमने इसे। तो इस बी एक्सटर्नल के कारण क्या होगा कि कुछ अरेंज्ड हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, और बाकी जो हैं वो ज्यों का त्यों रैंडमली होंगे। बात समझ आई? थोड़ी और हमने बी की वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, तो कुछ अलाइनमेंट्स की संख्या और बढ़ जाएगी। मैग्नेटाइजेशन, ये अब नेट मैग्नेटाइजेशन कुछ ज्यादा शो करेगा, लेकिन फिर भी अभी कुछ ना कुछ रैंडमली अरेंज्ड होंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? अब हमने थोड़ी सी फील्ड लाइन और मजबूत कर दी।
अब क्या होगा, अब सारे के सारे एटम्स अलाइंड हो जाएंगे। हम सीधा बनाना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, तुम लोग समझ पा रहे हो ना बेटा? सारे के सारे अलाइंड हो गए और इसको कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। और इस केस में हमारा मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होगा। इस केस में मेरा मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। और इसी को क्या कहते हैं, सैचुरेशन स्टेट। और ये मान लेते हैं हमको मिला कितना, ms। अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं, है ना बेटा? है ना? तो अभी भी इसके मैग्नेटाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतना ही मैग्नेटाइज्ड रहेगा। तुमने ऑब्वियसली फील्ड बढ़ा दी लेकिन इसके मैग्नेटाइजेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये अब पूरा का पूरा मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा। अभी भी इसका मैग्नेटाइजेशन जो होगा उतना ही होगा जितना इस केस में था, एंड दैट विल बी ms। ये दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि जब सारे के सारे अलाइंड हो ही चुके तो आगे अलाइनमेंट की क्या जरूरत है। बात समझ आई कि नहीं? आगे अलाइन कहां से हो पाएंगे, अब तो इसके पास एटम ही नहीं एक्स्ट्रा बचा। कोई डाउट? नोट कर लो। नोट कर लिया? हेलो? हाँ, जल्दी करो भाई। धन्यवाद साहब। क्लास में ही बाद में बात कर, कुछ विशेष? मास्टर कुछ पढ़ा हो गया बच्चों? हेलो, हो गया?
हेलो, हो गया? अब बोलोगे नहीं यार। हेलो, तब हम आगे बढ़ते हैं। कौन बोले नहीं रहे हैं? असल में उनकी भी गलती नहीं, हो गया नेटवर्क है ही नहीं तो क्या करें बेचारे। हो गया है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो एक क्वेश्चन है मेरा, बताना कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और जो बी एक्सटर्नल है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो टेम्परेचर जो है वो थर्मल एक्साइटेशन देगा। तो जब थर्मल एक्साइटेशन देगा तो क्या होगा बेटा? रैंडमनेस इंक्रीज होगा। और जब रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जब रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? मैग्नेटाइजेशन कम होगा। अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी। ठीक, अलाइनमेंट गेट डिस्टर्ब। और जब अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा बेटा? एम विल डिक्रीज। लेकिन बी एक्सटर्नल जो होगा वो क्या करेगा बेटा? अलाइनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अलाइनमेंट प्रोवाइड करेगा। अलाइनमेंट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा बेटा? एम विल इंक्रीज। यानी कि ये जो एम है, आप देख सकते हैं ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक बी एक्सटर्नल पे और एक टेम्परेचर पे। और ये बात सबसे पहले क्योरी ने बताया था, मैडम क्योरी ने। समझ में आई बात? मैडम क्योरी ने बताया था कि पेरी क्योरी ने बताया था? ये देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी किताब है, जरा देखो तो। मैडम ने बताया था शायद। नहीं, मैडम के हस्बैंड ने बताया था, पेरी पेरी क्यूरी क्यूरी ने। ने बताया। देखो तो एनसीईआरटी में क्या है, मेरे दिमाग के अनुसार पेरी क्यूरी था। देखो तो जरा, एनसीईआरटी है किसी के पास? जहां पैरामैग्नेटिक शुरू होता है उसके जस्ट दूसरे वाले पेज के पहला पैराग्राफ के कहीं बीच नीचे लिखा होगा, लास्ट में एक एक्सप्रेशन बना होगा एमसीटी पे, हाँ, पेरी क्यूरी ने किए, क्यूरीज कांस्टेंट। है ना? हाँ। देखो तो वही बात है, ये बात कि जो मेरा एम है वो इनवर्सली रिलेट करता है टेम्परेचर को, और जो मेरा एम है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसी बी एक्सटर्नल को। ये दोनों बातें सबसे पहले किसने कहा था? पेरी क्यूरी ने। इसीलिए इसे क्यूरी लॉ भी कहते हैं। लिख लीजिए, दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल suggested by Perry Curie. That's why it is known as what? Curie law. ठीक है? अच्छा, याद रखना कि टेम्परेचर जो है ना, ये मेरा एब्सोल्यूट में होगा। टेम्परेचर इज इन केल्विन, ये याद रखना, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। कोई डाउट? तो लिख सकते हैं क्या हम इसी बात को आगे, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b एक्सटर्नल अपॉन टी टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी बना लीजिए कांस्टेंट, तो m इक्वल टू सी डॉट बी नॉट अपॉन टी। बात समझ कि नहीं? और इस c को कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। इस c को क्या कहते हैं?
क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, पीछे जो हमने बताया था वहां देखो, हमने लिखा है बी नॉट इज इक्वल म्यू नॉट एच, और m की वैल्यू रखी है हमने कितनी, काई एच लिखी है, दिख रहा है? हाँ जो कल पढ़ाया था, कल सुबह में जी। दिखा? तो m की वैल्यू हम लिख सकते हैं काई एच, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं c डॉट म्यू नॉट एच अपॉन टी। h और h गेट कैंसिल्ड, तो काई इज इक्वल टू c डॉट म्यू नॉट अपॉन टी। ठीक है, और इसी को कहते क्योरी लॉ। समझ में आई बात? हाँ को डाउट? आगे बढ़ा जाए? सही। नहीं बढ़ा जाए? जल्दी करो। हाँ नोट कर लिए बेटा? ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, इस चैप्टर में थ्योरीज बहुत ज्यादा हैं। अरे क्या हुआ यार, कहा? हो गया। हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बारी आ गई? डाई भी खत्म, पैरा भी खत्म, तो अब किसकी बारी आ गई बेटा? और हैं? फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक्स। हेडिंग दे लीजिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो याद रखना, पहला पॉइंट, इसकी काई जो है वो वेरी लार्ज, म्यू आर जो है ये भी वेरी लार्ज। ठीक है। तीसरी, गेट strongly magnetized, in B external। ठीक। चौथा, get attracted strongly from weaker region of B external to the stronger region of B external। ठीक है, कोड आउट। अब क्या बचा इसका? एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। लिख रहे हो बेटा? हो गया। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। हाँ एल निको
ठीक है। एल्निको क्या है पता है? नहीं। नहीं पता। ये अलॉय है, आयरन का, एल्युमिनियम का, निकल का, कोबाल्ट का और कॉपर का। लिख लो, ये अलॉय है। किसका किसका अलॉय है? किसका किसका? आयरन का, निकल का, कोबाल्ट का, कॉपर का, हो गया। हो गया। आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। और कुछ छूट रहा है? एल्यूमिनियम। हाँ, एल नी को, एल्युमिनियम भी। ठीक है, ये हो गया। एल्निको के बाद दूसरा एग्जांपल लिखिए, आयरन। दूसरा एग्जांपल लिखिए, आयरन। तीसरा एग्जांपल लिखिए, कोबाल्ट। चौथा एग्जांपल लिखिए, निकल। ठीक है, एक एल्निको। अगला एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, और एक है उसका नाम हम भूल रहे हैं। एल्यूमिनियम। ना बेटा, कॉपर। ना बेटा, कॉपर तो उसमें था ना, डायमैग्नेटिक्स में। अरे तुमको बता रहे हैं, वो देखो एनसीईआरटी पे देखो यार, एनसीईआरटी पे देखो, वो लिखा होगा जहां पे तुमको फेरोमैग्नेटिक शुरू होता है, उसके दूसरे पेज के जस्ट कॉलम के एक टिटेनियम। हैं, टिटेनियम। एक टेबल बना होगा। फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक पेज के बगल वाले पेज पे आ जाओ, वहां एक टेबल बना होगा, टेबल के जस्ट ऊपर दूसरी या तीसरी लाइन पे लिखा होगा, एक एलिमेंट है, उसका नाम भूल रहे हैं हम। इसका जी से समथिंग नेम है। गैडोलिनियम। हाँ, गैडोलिनियम। नाम ही इसका बड़ा उटपटांग सा, इसलिए भूल जाते हैं। तो गैडोलिनियम। गैडोलिनियम। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए इसके। थैंक यू। एलॉय है क्या? मीनल ने लिख के भेजा है, थैंक यू बेटा। सर वो एलॉय है क्या? नहीं, गैडोलिनियम भी एक एलिमेंट है बेटा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इतने सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं किसके? फेरोमैग्नेटिक्स के। आगे बढ़ा जाए। हाँ अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एटॉमिक बिहेवियर। तो आ जाती इसके एटॉमिक बिहेवियर में। तो लिखिए,
its atom has quite large number of unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। Therefore, its atom shows a appreciable magnetic moment। बस वही, इसके पास क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके जो एटम्स होते हैं एप्रिशिएबल मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। बस वही, यानी उसकी ठीक ठाक वैल्यू होती है हर एक एटम की। या तो कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। When atoms are placed in a bulk of a given sample, ठीक है, इन अ बल्क ऑफ गिवन सैंपल, तो क्या होता है, द एटम्स get aligned by itself in small groups known as domain। ठीक है, तो जब एटम बल्क्स में होते हैं तो कुछ एटम्स खुद ब खुद अलाइंड हो जाते हैं और अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप को क्या नाम दी जाती है, डोमेन। ठीक है, एंड these domains are arranged randomly due to thermal excitation। Therefore, net magnetization of the sample is zero। यहां पे नहीं आ पा रहा है, यहां पे लिख देते हैं नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज जीरो। नोट करो, जो चीज ना समझ में आए पूछ लेना, हम बता देंगे। हाँ बेटा, सैंपल इज जीरो ना? हाँ, नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज जीरो। कोई डाउट? हेलो, नहीं सर। चलो आगे बढ़ते, इसका थोड़ा सा फिगर में समझ लेते हैं। नहीं है मजेदार, छोड़ दो इसको।
यही ठीक है। ठीक है, और इसको बांट दो डोमेन्स में। ठीक है, और हर डोमेन्स में एटम्स अलाइंड होते हैं एक निश्चित तरीके से। देख रहे हैं आप? ये खुद ब खुद अलाइंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी मजबूत है कि वो अपने पड़ोसी को भी अलाइन कर लेती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये सब एक एक डोमेन्स है। ठीक है, और ये डोमेन्स आपस में, ये डोमेन्स फिर रैंडमली अरेंज हो रहे। तो ये जो क्लस्टर जो है, जो अलाइंड है खुद से अपने आप से बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के, इस क्लस्टर को ही हम लोग नाम देते डोमेन। और ऐसे बहुत सारे डोमेन बने होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो? लेकिन जैसे ही हम इसको एक एक्सटर्नल फील्ड दे देंगे, कुछ एक्सटर्नल फील्ड दे देंगे, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फील्ड हमने दे दिया, लेट अस अज्यूम कुछ एक्सटर्नल फील्ड हमने दे दिया कुछ इस तरह से। तो ये जितने सारे डोमेन्स होंगे, ये सारे के सारे डोमेन्स जो होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड खुद ब खुद अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ यूं। ठीक है ना बेटा? और इस तरह से ये कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन देगा। ठीक है, को डाउट? अब शाम को हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद रखना, यहीं से याद दिलाना तो आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर, हार्ड मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेट और हिस्टेरेसिस कर्व। इतने पॉइंट्स को अगर हम पढ़ लेंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म होगा। फिर हम लोग को पढ़ना होगा जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हमको याद दिलाना शाम को। ठीक है, कि इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, हार्ड मैग्नेट क्या है, सॉफ्ट मैग्नेट क्या है, और हिस्टेरेसिस कर्व क्या है। ओके, थैंक यू फॉर राइट नाउ। आई एम गोइंग टू लीव द मीटिंग। किसी को कुछ पूछना है? हेलो?